दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपकी जो क्लासेस है मैं काफ़ी कवर कर चुका हूं। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए बेटा, तो मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है इसमें। जैसे आपको क्लच का जो पोर्शन है उसको मैंने कवर कर चुका हूं, गियर बॉक्स का जो पोर्शन है उसको मैं कवर कर चुका हूँ। ये जो बेटा वीडियो है, ये लेक्चर नंबर 10 का वीडियो है, जिससे पहले मैंने टोटल 9 लेक्चर डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, वो जाके मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आज मैं जो कवर करने जा रहा हूँ, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच का जो पोर्शन रह गया था मेरे से, हाइड्रोलिक क्लच, कोन क्लच जो रह गया था बेटा, और साथ साथ जो व्हील के अलाइनमेंट रह गए थे, वो टॉपिक्स को मैं आज कवर करके ट्रांसमिशन सिस्टम को आज फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप ये देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, नोटिस कोई भी आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। सबसे पहला जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, हाइड्रोलिक क्लच। ठीक है बेटा, तो मैंने सारे क्लचेस कवर कर चुका हूँ, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट क्लचेस, सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस, चारों क्लचेस को मैं कवर कर चुका हूँ। अब जो रिमेनिंग 2 क्लचेस रह गए तो उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक क्लच की बात की जाएगी। तो हाइड्रोलिक क्लच जो मैं कहा जाए, तो हाइड्रोलिक क्लच जो नाम है, हाइड्रोलिक क्लच, ये नाम किससे आया बेटा? हाइड्रोलिक से आया है। हाइड्रोलिक का मतलब होता है जो हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ किया जा रहा है। तो हाइड्रोलिक क्लच में हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ करके इन क्लचेस को एंगेज करते हैं, क्लचेस को डिसएंगेज करते हैं। आपको यहाँ पे मैं बता दूं बेटा, ये देखिए यहाँ पे ये इनपुट शाफ्ट है, ठीक है बेटा, जो कि इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला पोर्शन हमारा इनपुट शाफ्ट, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक मैं बहुत चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो इनपुट शाफ्ट जो कि इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, अगर इंजन हमारी पावर जनरेट करेगी तो इनपुट शाफ्ट रोटेट करेगी। इससे कनेक्टेड होता है हमारा ये फ्लाई व्हील। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये फ्लाई व्हील है। ठीक है, ये दोनों क्या हमारी फ्लाई व्हील हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं इनपुट शाफ्ट पे। तो अगर जब इनपुट शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी तो फ्लाई व्हील क्या होंगे? साथ साथ घूमेंगे। ठीक है, इनके आगे जो लगा होता है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी क्या लगी? क्लच प्लेट। ठीक है बेटा, ये जो लगी हमारी, ये हमारी लगी क्लच प्लेट। ये मैंने एरो से शो कर रखा है आप लोग को। और क्लच प्लेट के दोनों तरफ आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक रंग की क्या लगे हैं? फ्रिक्शन लाइनिंग। ठीक है, ये क्लच प्लेट क्या होते हैं? हमारे फ्लाईव्हील के साथ इंगेज होते हैं, फ्लाईव्हील के साथ जुड़ते हैं, और फ्लाईव्हील के साथ डिसएंगेज होते हैं, फ्लाईव्हील से अलग भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लच प्लेट हमारे फ्लाईव्हील के साथ जुड़ते हैं और फ्लाईव्हील के साथ अलग होते हैं। क्लच प्लेट के बगल में ये जो लगा है, ये प्रेशर प्लेट लगा है। ठीक है, इसको मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रेशर प्लेट लगा हुआ है, जो कि प्रेशर अप्लाई करता है हमारे क्लच प्लेट पे और प्रेशर रिलीज करता है। इसका मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ लगी ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये सी कर्व, जो कर्व शेप लगा है, ये हमारा डायफ्रागम लगा हुआ है। डायफ्रागम स्प्रिंग। डायफ्रागम स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है, अगर इसको सेंटर पे आप लोग फोर्स लगाएंगे तो इस पे जो आउटर एजेस होते हैं, इस पे फोर्स बाहर की ओर लगता है। ठीक है ना, ये हल्का सा फ्लेक्सिबल स्प्रिंग टाइप का चीज़ होती है, कि जो इसका ये इस टाइप का स्प्रिंग आप लोग देख लीजिए, ये स्प्रिंग इस टाइप का होता है। अगर इस पे अंदर की ओर फोर्स लगाना है, इस पे फोर्स बाहर की ओर लगेगा एंड्स पे। ठीक है, और अगर इस पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा है तो एंड्स पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा। तो इस तरीके का हमारा ये डायफ्रागम स्प्रिंग होता है। ठीक है, बाकी ये सारा कंस्ट्रक्शन आप लोग जैसे सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट पढ़ते आ रहे हैं, सारा कंस्ट्रक्शन सेम है, केवल अंतर इतना है, ये हाइड्रोलिक क्लच है तो इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे मास्टर सिलेंडर का प्रयोग किया गया है। ये पाइप के द्वारा मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड हमारा इस लेफ्ट सिलेंडर में जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा कंपोनेंट पार्ट लगा है, ये हमारा हाइड्रोलिक पार्ट लगा है। इसी के कारण हमारा ये क्लच है वो हाइड्रोलिक क्लच की तरह वर्क करता है। ठीक है बेटा, अब इसकी वर्किंग की बात कीजिए, वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पर आप देखिए क्लच पैडल लगा, जब क्लच पैडल को ड्राइवर प्रेस करता है तो यहाँ से जो फोर्स ट्रांसमिट होता है हमारे मास्टर सिलेंडर में। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये पुश रॉड लगी है हमारी, ये पुश रॉड लगी है, जो कि हमारी ये क्लच पैडल से अटैच है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे इसको, क्लच पैडल को, तो यहाँ पे पुश रॉड क्या करेगी? लेफ्ट डायरेक्शन में पिस्टन, ये हमारा क्या लगा है? पिस्टन लगा है, ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टन हमारा लगा हुआ है। तो पिस्टन क्या होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके कारण ये जो लिक्विड है, लिक्विड में हमारा क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, फोर्स के कारण। और ये प्रेशर क्या होगा? पाइप से ट्रांसफर होता होता लेफ्ट सिलेंडर में जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रेशर डेवलप होगा, ये प्रेशर ट्रांसमिट होते होते पूरा सिलेंडर से, पाइप से होते हुए इस लेफ्ट सिलेंडर में हमारा चला जाएगा। और स्लेव सिलेंडर में क्या होगा कि स्लेव सिलेंडर में भी हमारा पिस्टन लगा है,
ठीक है। स्लेव सिलेंडर हमारा कैसा है बेटा, यहाँ से हमारे लिक्विड एंटर कर रहा है, यहाँ पे पिस्टन है हमारा, तो जैसे ही प्रेशर ट्रांसफर होगा तो पिस्टन को राइट साइड की ओर मूव कराएगा, जिसके कारण ये जो पुश रॉड लगी है ये राइट साइड की ओर मूव करेगी। और ये हमारा लिंक लगा, ये आप लोग देख रहे हैं लिंक मैकेनिज्म लगी हुई है, जो कि इस पॉइंट पे क्या है, हिंज है, इस पॉइंट पे पिन जॉइंट है, ठीक है। तो जब यहाँ पर फोर्स लगेगा तो ये जो हमारी लिंक है, ये लिंक हमारी राइट डायरेक्शन में जाएगी, और इधर का लिंक का जो ये वाला किनारा है ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये फिक्स है। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा लिंक है, ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक को इस पॉइंट पे जोड़ रखा है, तो अगर इधर मूवमेंट होगा तो इसका मूवमेंट इधर की ओर होगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट होने के कारण लिंक का इसका मूवमेंट इधर की ओर, जिसके कारण ये जो पोर्शन है ये भी पोर्शन हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण ये डायफ्रागम जो स्प्रिंग है, डायफ्रागम स्प्रिंग पर लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा जो अंदर की ओर फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसकी जो एंड्स हैं वो बाहर की ओर आने की कोशिश करेंगे, और इनके एंड्स जो कनेक्टेड होती हैं प्रेशर प्लेट से कनेक्टेड, देख रहे हैं ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है, ठीक है। तो ये प्रेशर प्लेट बाहर की ओर आने की कोशिश करेगी, जिसके कारण जो प्रेशर हमारा क्लच प्लेट पे था वो हमारा क्या होता है, रिलीज हो जाएगा। तो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट से अलग हो जाएगी और क्लच प्लेट हमारी फ्लाई व्हील से अलग हो जाएगी, जिसके कारण फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट अलग हो जाएगा, जिसे कहते हैं डिसएंगेज, और हमारा इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट से डिसएंगेज है, क्योंकि जो हमारी फ्लाई व्हील है वो इनपुट शाफ्ट पे कनेक्टेड है और क्लच प्लेट हमारी आउटपुट शाफ्ट पे कनेक्टेड है। तो जिसके कारण आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट के बीच में जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमिशन होगा फोर्स का, वेलोसिटी का, पावर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब जब जैसे ये पर्सन क्लच पैडल को रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, गियर अप्लाई करने के बाद, तो क्लच पैडल जैसे ही छोड़ेगा तो यहाँ से जो प्रेशर मेंटेन हुआ था, जो फोर्स डेवलप हुआ था वो राइट डायरेक्शन में जाएगा पुश रॉड की वजह से, और यहाँ पर जो लिक्विड का प्रेशर डेवलप, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण ये जो पिस्टन हमारा ये राइट डायरेक्शन मूव करेगा, और जो प्रेशर है प्रेशर वापस उल्टा ट्रांसमिट होगा इधर की ओर, और जो स्लेव सिलेंडर पहले इसका पिस्टन राइट डायरेक्शन मूव किया था, अब वो लेफ्ट डायरेक्शन में पीछे की ओर मूव कर जाएगा, जिसके कारण जो लिंक हमारा आगे की ओर टर्न हुआ तो ये अब वापस पीछे की ओर घूम जाएगा लिंक, और इसके कारण ये लिंक हमारा आगे की ओर मूव कर जाएगा, और ये पोर्शन आगे की ओर, जिसके कारण ये स्प्रिंग, ये जो डायफ्रागम है ये पहले अंदर की ओर गया था, तो अब ये बाहर की ओर आएगा, जिसके कारण ये जो स्प्रिंग, जो डायफ्रागम स्प्रिंग एंड से अंदर की ओर जाएंगे, और ये प्रेशर प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण प्रेशर प्लेट हमारी क्लच प्लेट से अटैच हो जाएगी और क्लच प्लेट हमारा फ्लाई व्हील से जुड़ जाएगा। इसके कारण क्लच प्लेट, जो फ्लाई व्हील है और क्लच प्लेट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे एक साथ एंगेज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और क्योंकि इनपुट शाफ्ट में पावर मिल रही थी, इनपुट शाफ्ट पहले से रोटेट हो रहा था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगा, साथ साथ क्लच प्लेट रोटेट करेगा, तो इसके साथ ये जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है ये रोटेट करने लगेगा। तो इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्लच पैडल अप्लाई करते हैं तो इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट क्या होती है, डिसएंगेज हो जाती है, और पावर का ट्रांसमिशन रुक जाता है। और जैसे ही हम लोग क्लच पैडल रिलीज करते, छोड़ देते हैं, तो इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट एक साथ अटैच हो जाती है, जिसके कारण पावर का ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली हमारा होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, इसकी वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई है। देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा, जब क्लच पैडल को दबाया जाता है तो मास्टर सिलेंडर में पिस्टन तरल दाब पर दाब लगाता है, तरल में दाब उत्पन्न होता है और दाब पाइप के द्वारा स्लेव सिलेंडर में चला जाता है। स्लेव सिलेंडर द्वारा लिंक अंदर की ओर घूमता है, लिंक के द्वारा डायफ्रागम पर अंदर की ओर बल लगता है, जिससे डायफ्रागम के कोनों पर बल बाहर की ओर लगता है। इससे प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के बीच बल कम हो जाता है, क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील अलग हो जाते हैं। इस तरह इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट डिसएंगेज हो जाते हैं। तो ये पहली कंडीशन है बेटा, जब हम बात कर रहे थे कि क्लच पैडल को जब अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट क्या हो रहे हैं, डिसएंगेज हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, पावर का ट्रांसमिशन रुक जा रहा है। अब सेकंड कंडीशन की बात की जाए कि जब हम क्लच प्लेट को छोड़ते हैं तो मास्टर सिलेंडर में जो तरल का दाब उत्पन्न हुआ था वो कम हो जाएगा, जिससे स्लेव सिलेंडर में दाब कम हो जाएगा, लिंक बाहर की ओर घूमेगा, जिससे डायफ्रागम पर प्रेशर प्लेट दाब बढ़ता है। प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट पर बल लगता है, जिसके कारण क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से एंगेज हो जाती है और इस तरह इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट एंगेज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने पूरी आप लोगों को वर्किंग लिखा दी है, आप लोग एज इट इज़ इसको लिख लीजिएगा, और मैंने आप लोगों को वर्किंग पूरी समझा दी है।
हाइड्रोलिक क्लच की एक बार आप लोग दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग के हाइड्रोलिक क्लच की पूरी वर्किंग यहाँ पे मैंने लिख रखी है, आप लोग इसको एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कोन क्लच। ठीक है बेटा, क्योंकि पहला क्लच हम लोग ने हाइड्रोलिक क्लच कंप्लीट करा दिया, अब नेक्स्ट है कोन क्लच। तो कोन क्लच की बात की जाए तो कोन क्लच क्या होता है बेटा, तो कोन क्लच में क्या होता है, जो क्लच पोर्शन होता है वो हमारा कैसा होता है, कोन शेप का होता है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये कोन है और साथ साथ ये जो पोर्शन है कोन पे। तो यहाँ पर दो कोन होते हैं बेटा, एक होता है इसको कहते हैं हम लोग फीमेल मेंबर या फीमेल कोन, और दूसरा होता है ये छोटा वाला कोन, इसको कहते हैं हम लोग मेल मेंबर या मेल कोन। इसको कहते हैं आउटर कोन, इसको कहते हैं इनर कोन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये होती है इंजन से, ये हमारी इनपुट शाफ्ट है जो कि इंजन से कनेक्ट इधर की तरफ, और ये हमारा जो इनपुट शाफ्ट पर क्या होता है, फ्लाईव्हील लगा होता है, ये फ्लाईव्हील के शेप में लगा होता है, और ये हमारा होता है फीमेल मेंबर, और ये होता है हमारा मेल मेंबर। आप लोग ये देख रहे हैं, ये छोटा वाला जो कोन है, ये जो कोन बनाया गया ये हमारा फीमेल मेल मेंबर है। और इस मेल मेंबर के ऊपर क्या होती है, ब्लैक रंग की आप लोग चीज़ देख रहे हैं, ये ब्लैक रंग क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है, जो कि जब हमारा ये जो आउटर कोन है फीमेल कोन है, इसके साथ जब मेल मेंबर का जो कोन अटैच होता है तो ये दोनों फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, इनपुट शाफ्ट पर हमारा ये फीमेल मेंबर अटैच होता है, और आउटपुट शाफ्ट होती है हमारी ये, जो कि गियर बॉक्स से आगे जाके कनेक्ट होती है, इस पर कनेक्ट होता है हमारा मेल मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेल मेंबर के साथ आगे ये कनेक्टेड स्प्रिंग और इसके संग यहाँ पे लगा है पेडल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ये हमारे पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए कोन क्लच के। ठीक है, यहाँ पर ये जो आउटपुट शाफ्ट लगी है, यहाँ पर ये मैंने दो लाइनें दिखा रखी हैं आउटपुट शाफ्ट के अंदर। ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये दोनों लाइनें स्प्लाइंस है, खांचे कटे हुए हैं हमारे शाफ्ट पर, जिस पर ये जो मेल मेंबर है ये लेफ्ट या राइट स्लाइड कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता कैसे है, इसकी वर्किंग की बात की जाए तो ये पैडल है, क्लच पैडल। जैसे ही हम लोग क्लच पैडल को अप्लाई करेंगे तो क्लच पैडल को अप्लाई करने पे क्या होता है बेटा, क्लच पैडल जैसे ही अप्लाई होता है, तो इससे पहले बात की जाए कि जब हम क्लच पैडल अप्लाई करने से पहले की बात कर रहे हैं कि जब क्लच पैडल अप्लाई नहीं करते हैं उस समय क्या होता है, ये फीमेल मेंबर और मेल मेंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये हमारा कोन है, ठीक है, इसके संग क्या होता है, ये फीमेल मेंबर क्या होता है, इस तरीके से इनके साथ जुड़े होते हैं, बीच में फ्रिक्शन लाइनिंग अटैच होती है। ठीक है, इस तरीके से नीचे भी हमारा क्या होता है, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग क्लच पैडल अप्लाई करते हैं, पैडल अप्लाई करने के कारण क्या होता है, स्प्रिंग पे फोर्स बाहर की ओर लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो मेल मेंबर होता है बाहर की ओर मूव करता है, राइट डायरेक्शन में, सीधी दिशा में बाहर की ओर मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ये फीमेल मेंबर और मेल मेंबर अलग अलग हो जाते हैं, और इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट क्या हो जाती है, डिसएंगेज हो जाती है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक फीमेल मेंबर और मेल मेंबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे तब तक पावर का ट्रांसमिशन इंजन से लेके गियर बॉक्स के बीच में रहेगा। ठीक है बेटा, तो जैसे ही प्रेशर पैडल अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग पे फोर्स बाहर की ओर लगता है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है, जिसके कारण मेल मेंबर बाहर की ओर आता है स्लाइड करके, और फीमेल मेंबर और मेल मेंबर अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट डिसएंगेज हो जाती है और पावर का ट्रांसमिशन रुक जाता है। और जैसे ही क्लच पेडल को छोड़ा जाता है वापस, तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग होती है वापस लेफ्ट डायरेक्शन मूव करती है अंदर की ओर, और जिसके कारण जो मेल मेंबर है वो हमारा अंदर की ओर मूव करता है, और हमारा ये जो फीमेल मेंबर है मेल मेंबर के साथ अटैच हो जाता है, और पावर का ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि कोन क्लच में हमारा फीमेल मेंबर और मेल मेंबर अटैच होते हैं, और पावर का ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो वर्किंग में जो कोन क्लच की बात कर रहे हैं, कोन क्लच में क्या होता है, जब क्लच पेडल को दबाया जाता है तो मेल मेंबर पीछे की ओर जाता है, इससे स्प्रिंग दब जाती है, और मेल मेंबर फीमेल मेंबर से डिसएंगेज हो जाता है। इससे शक्ति का संचरण इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। पहला पोर्शन था जब क्लच पेडल को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, जब क्लच पेडल को छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, मेल मेंबर आगे की ओर जाता है, इससे स्प्रिंग में बल कम हो जाता है, फीमेल मेंबर मेल मेंबर के साथ एंगेज हो जाते हैं, इससे शक्ति का संचरण इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट में होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी सब लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोग जो कोन क्लच है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आप लोग को समझ आए, चित्र के द्वारा आप लोग समझ लीजिएगा को वीडियो को रिवाइंड करके।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक व्हील पहिए की बात कर रहे हैं। पहिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑटोमोबाइल के सिस्टम को मूव कराने के लिए, पूरे ऑटोमोबाइल को मूव कराने के लिए हमारा व्हील जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। व्हील हमारा रोटेट करता है, व्हीकल में कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके उसमें क्या होता है, व्हील के ऊपर हमारे टायर्स लगे होते हैं, टायर्स में हवा भरी जाती है, जिसके कारण टायर्स हमारा गति प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हील किसी वाहन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। व्हील पर कुशन प्रभाव देने के लिए रबड़ के टायर का प्रयोग किया जाता है। टायर के अंदर वायु भरी होती है। इस प्रकार व्हील न केवल वाहन की गति को प्रदान करता है बल्कि झटके सहने में भी सहायक होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही है बेटा। व्हील की बात की जाए तो व्हील क्या होता है हमारा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ व्हीकल व्हील। जो व्हीकल व्हील होता है उसका फंक्शन क्या होता है, व्हील का सामर्थ्य उच्च होना चाहिए जिससे कि वह वाहन का संपूर्ण भार सह सके, ठीक है। तो फंक्शन जो व्हील होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होनी चाहिए जिससे वो टोटल जो वेट है, टोटल जो मास है व्हीकल का, वो हमारा सह सके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर व्हील आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टायर सड़क के साथ छोटे गड्ढों के कंपनों को स्वयं समाप्त कर देता है। तो टायर क्या करता है, टायर जो हमारे व्हील्स में लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, जो भी गड्ढों के वाइब्रेशंस होते हैं, उन सबको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है या समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। स्टीयरिंग के द्वारा वाहन को मोड़ते हुए आसानी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ये हमारे फंक्शंस ऑफ व्हीकल व्हील हमारे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा चीज़ों को। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा है व्हील जो होते हैं बेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ व्हील्स की बात की जाए तो पहला होता है प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, दूसरा होता है वायर व्हील, तीसरा होता है लाइट अलॉय कास्ट स्टील व्हील, ठीक है। आप लोगों को मैं तीनों फिगर दिखा देता हूँ। ये तो तीनों की बात की जाए तो ये देख लीजिएगा, प्रेस स्टील डिस्क व्हील हमारा ये होता है, वायर व्हील हमारा ये होता है, और साथ साथ लाइट अलॉय कास्ट व्हील हमारा ये होता है। तो ये आप लोग ये तीनों देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें नॉर्मली इस टाइप के व्हील, डिस्क व्हील हमारे जो होते हैं, स्टील टाइप की जो डिस्क व्हील होते हैं, ये नॉर्मली यूज़ में लिए जाते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है, इसका जो बनाने का तरीका होता है, ये बहुत ही आसान होती है। इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जीवन काल इसका बहुत अधिक होता है। स्टील के बनाए जाते हैं जिससे कोरोजन की संभावना नहीं होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ईजी होती है, ईजिली अवेलेबल होती है, इस कारण से इसका ज़्यादातर उपयोग अधिकतर वाहनों में किया जाता है। ये जो वायर व्हील होता है ये हमारा क्या है, प्रेस स्टील डिस्क व्हील है, ठीक है बेटा। ये प्रेस स्टील डिस्क व्हील है, ये वायर व्हील है, ठीक है। और तीसरा है अलॉय व्हील, ये तीसरा जो मैंने तीसरा नाम आपको बताया था, लाइट अलॉय कास्ट व्हील, ठीक है। ये प्रेस स्टील व्हील है, ये हमारा वायर व्हील है, ये तीसरा हमारा अलॉय स्टील प्रेस व्हील है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये व्हील्स का तो कॉमन प्रयोग किया जाता है। आप लोग नॉर्मली देखते हैं जितने भी आपके घरों में बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, स्कूटर्स होती हैं, तो उनमें हमारा ये प्रेस व्हील यूज़ किया जाता है। और इसकी बात की जाए वायर व्हील, ये हमारा वायर व्हील है। तो वायर व्हील का जो यूज़ किया था ज़्यादातर बाइक्स में, मोटरसाइकिलों में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है बेटा, ये हमारा रिम होता है, ये आउटर पार्ट हमारा रिम है, जैसे इसमें रिम है, सेम चीज़ इधर भी रिम होता है, और बीच में क्या होता है, स्पोक होता है, ठीक है। स्पोक क्या होता है, एक तरह से हब होता है, हब, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, वायर्स लगे होते हैं। आप लोगों ने बाइक्स में देखा होगा, पहले की जो बाइक्स आती थी उनमें इस तरह के वायर्स लगे होते थे, ठीक है। तो हब के थ्रू हमारा रिम क्या होता था, कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो ये नॉर्मली बाइक्स में पहले यूज़ में लिया जाता था। आजकल क्या हो रहा है बेटा, आजकल इस तरह के हमारे जो एलॉय वाले स्टील के जो व्हील्स हैं वो हमारे यूज़ में लिए जा रहे हैं, जिनमें हब होता है, और हब के साथ ही रिम इस तरीके से या तो एल्युमिनियम के होते हैं या मैंगनीज के हमारे ये रिम बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ईजिली होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर होगी, तीनों तरह के व्हील हैं, ठीक है। प्रेस स्टील डिस्क व्हील जो कि ये पहला है, दूसरा वायर व्हील जो कि डायग्राम ऐसा है, लाइट अलॉय कास्ट स्टील व्हील जो कि हमारा ये है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है टायर। टायर सबको पता है बेटा, टायर सबने देखा है व्हीकल्स में, जो भी हमारा आउटर पोर्शन होता है, ब्लैक पोर्शन होता है, रिम के ऊपर जो चढ़ा होता है पोर्शन, वो हमारा क्या होता है, टायर्स होते हैं। टायर्स के अंदर ट्यूब्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वाहन टायर के माध्यम के साथ सड़क में संपर्क रहता है, शक्ति प्राप्त होते ही टायर सड़क पर दौड़ पड़ता है। टायर न केवल वाहन का भार सहन करता है बल्कि कंपनों को भी कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रदान करता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, टायर्स क्या होते हैं, कभी कभी आप लोग के एग्जाम में टायर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है। टायर्स जो होते हैं हमारे, आप लोग को पता है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्यूब टायर, तीसरा होता है ट्यूबलेस टायर। ठीक, आजकल आप लोग जो देख रहे हैं ज़्यादातर जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें ट्यूबलेस टायर का ज़्यादातर प्रयोग में लिया जा रहा है। पहले जो वाहन आते थे, आज भी जो वाहन आ रहे हैं उनमें ट्यूब टायर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बेटा। तो ट्यूब टायर में क्या होता है, जो टायर होता है और टायर के अंदर हमारा क्या होता है, ट्यूब लगा होता है जो कि रिम पर फिट किया जाता है। ठीक है। उसमें क्या होती है, जो हमारा ट्यूब होता है उसमें एक हमारी वॉल्व लगी होती है जिसके द्वारा हम उसके अंदर हवा भरी जाती है उसकी वॉल्व के थ्रू, और वॉल्व हमारा क्या होता है उसके थ्रू हवा भर जाती है और हमारा रिम के साथ ये हमारा अटैच होता है। ठीक है। और हमारा बाहर जो सरफेस होती है वो हमारी रिम की, जो हमारी टायर होती है उसकी सरफेस होती है। ट्यूब टायर में टायर के अंदर एक ट्यूब लगा होता है, ट्यूब व्हील के रिम पर बैठता है। ट्यूब में एक वॉल्व फिट किया रहता है जो रिम के छेद से बाहर निकलता रहता है। वॉल्व द्वारा ट्यूब में भारी वायु भरी जाती है। इस प्रकार रिम और टायर के मध्य वायु युक्त ट्यूब लगा होता है। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें क्लियर है, बहुत सिंपल चीज़ है कि जो हमारा टायर्स होता है, टायर के अंदर ट्यूब लगा होता है, ट्यूब में हवा भरते हैं और उसमें एक वॉल्व लगी होती है जिसके कारण हवा भरी जाती है और वो हमारा रिम पर लगा होता है। ठीक है। तो ये हमारी बात करिए ट्यूब टायर है। नेक्स्ट बात की जा रहा है ट्यूबलेस टायर की। तो ट्यूबलेस टायर क्या होता है, ट्यूबलेस टायर में टायर और रिम में के बीच में ट्यूब नहीं होती। ट्यूबलेस टायर का मतलब ये हो गया कि टायर के अंदर ट्यूब नहीं होगी। ठीक है बेटा। जो हमारा ट्यूब होगा, जो हमारा टायर होगा उसके वो हमारा एज अ ट्यूब काम करेगा। ठीक है। तो दोनों का काम करता है, वो टायर का भी काम करता है, ट्यूब का भी काम करता है। ठीक है। इसलिए टायर की जो बीड होती है रिम के मध्य वायु रोधी सीलिंग पर ट्यूबलेस टायर की सफलता निर्भर करती है। ठीक है बेटा। तो जो हमारा टायर होता है उसका अंदर वाला भाग कैसा होता है, ट्यूब जैसा पार्ट होता है। ठीक है। वायु भरने के लिए वॉल्व रिम में सीधे फिट किया जाता है। तो टायर में ही हम लोग सीधे वॉल्व में रिम फिट करते हैं, रिम में ही लगाते हैं सीधे। ट्यूबलेस टायर के अंदर की जो सतह पर रबड़ की परत चढ़ा दी जाती है, ये रबड़ वायु को सील करने में सहायक होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं। तो एज इट इज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में आता है ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टो इन और टो आउट। ठीक है बेटा। तो टो इन और टो आउट क्या होता है, जब हम व्हील अलाइनमेंट की बात करते हैं, जैसे व्हीकल हमारा रनिंग कंडीशन पे होता है और हम लोग स्टीयरिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं व्हीकल को, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग स्टीयरिंग को हाथ से नहीं कंट्रोल करेंगे तो व्हील या तो लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा या राइट डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण मिस अलाइनमेंट होता है। तो व्हीकल को सीधे डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग टो इन या टो आउट करते हैं। ठीक है। तो टो इन और टो आउट क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई व्हील है, कोई व्हीकल है जिसके आगे वाले व्हील हैं, आगे वाली व्हील क्या हमारे एक्सल से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे व्हील को, ठीक है, तो व्हील को जब हम ऊपर से देखेंगे, अगर ये हमारा अंदर की ओर टर्न करता है, अंदर की ओर टर्न करता है मीन्स ए शेप बनाता है। अगर हमारे टायर्स इस तरीके से बनाते हैं ऊपर से देखने पर, आगे वाले व्हील्स कार के, ठीक है, कार की बात कर रहे हैं, 4 टायर्स की बात कर रहे हैं, तो आगे वाले जो 2 व्हील्स होते हैं वो अगर इस तरीके से टर्न हो रहे हैं, इसका मतलब है ए शेप, एक तरीके से देख रहे हैं बेटा, ये क्या ए शेप बना रहा है, तो ये हमारे कहलाते हैं टो इन। ठीक है बेटा। और अगर ऊपर से देखने पर, टॉप से देखने पर, अगर ये लेफ्ट साइड का टायर, आगे के दोनों राइट साइड का टायर अगर वी शेप बनाते हैं, ठीक है, ये एक्सेल है, ये एक्सेल है, इस पर ये वी शेप बनाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है टो आउट की कंडीशन। ठीक है बेटा। आप लोग देख लीजिएगा, कार के अगले पहिए को यदि ऊपर से देखा जाए तो पहिए के अगले और पिछले भाग के मध्य दूरियां समान नहीं होती हैं। यदि पहिए के आगे की दूरी का मान पीछे के पहिए की दूरी से कम है तो इस अवस्था को टो इन कहते हैं। अभी तो मैंने दिखाया बेटा आप लोगों को, अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आगे का जो पहिया है, ये पहिए के आगे का जो भाग है, इसकी बीच की जो दूरी है वो कम है और इधर की बीच की दूरी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो इस तरह के जो भाग होता है, इस तरह का जो अवस्था होती है, कंडीशन होती है टायर्स की, वो हमारी कहलाती है टो इन। और जस्ट इसका उल्टा कहलाता है टो आउट। अगर इस तरीके से होगा, एक्सेल पे लगे होंगे, आगे वाला जो भाग होगा हमारा ऊपर से देखने पर वो बाहर नज़र आएगा और पीछे वाला जो भाग है वो अंदर नज़र आएगा, जिसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, बाहर आगे वाले की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। देख लीजिएगा, यदि पहिए के आगे के दूरी का मान पहिए के पीछे के दूरी के मान से अधिक है तो इस अवस्थाओं को टो आउट कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। आप लोग चित्र के रूप में आप लोगों को समझा देता हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, ये है टो इन का डायग्राम, ये टो आउट का है।
अब इसमें क्या है, ये टायर है, टायर का जी ये भी टायर है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये टायर का बैक पार्ट है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, ये पीछे वाला भाग है टायर का, ये है हमारा आगे वाला भाग है। ठीक है, अगर टायर हमारे इस तरीके से बन रहे हैं, जो आगे वाले भाग है वो आप पास आने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे वाले जो भाग है टायर के वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके का पार्ट होता है हमारा टो इन। और जब आगे वाला पार्ट बाहर जाने की कोशिश करता है और पीछे वाले भाग अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा टो आउट। ठीक है, और ये बात किसकी है, आगे वाले व्हील्स की बात की जाए, फ्रंट व्हील की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या होता है, जो कैम्बर एंगल की बात की जा रही है, देख लीजिए कैम्बर एंगल की बात करें हम लोग, क्या होता है यहाँ पे चित्र में देख लीजिएगा। कैम्बर एंगल को जब हम लोग आगे से देखते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब हम टायर होती है, व्हीकल का टायर होता है, उसको हम आगे से देखा जाता है, उसको साइड से देखा जाता है, उसको ऊपर से देखा जाता है, अंदर की ओर। ठीक है बेटा, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, तो 3 तरीका होता है। अभी हमने टो इन टो आउट में बात की थी, जब हम लोगों ने ऊपर से देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं टायर को आगे से। ठीक है, जब हम लोग टायर को आगे से देखेंगे तो क्या होता है बेटा, ये टायर हमारा इस तरीके का नज़र आता है। इसमें क्या होता है, टायर जो होता है, अगर हमारा टायर सीधा है तो ये होती है टायर की सेंट्रल लाइन, ठीक है ना, टायर की केंद्र रेखा, और ये ही हमारी क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, जब हमारा टायर सीधा होता है आगे से देखने पर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा जब हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये बात किसकी कर रहे हैं, अगले पहिए की। ठीक है, अगर उसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है, सामने से जब देख रहे हैं तो व्हील का कुछ भाग आगे की ओर झुका हुआ नजर आता है। देख लीजिएगा यहाँ पर, जब हम उसे आगे से देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे टो इन और टो आउट एक बार देख लीजिएगा। टो इन टो आउट की बात कर रहे हैं, तो टो इन टो आउट की हम बात कर रहे हैं, जैसे व्हील्स होते हैं, जब ये दोनों जुड़े होते हैं, ये जब दोनों जुड़े थे एक्सल से, जब हम लोग ऊपर से देखते हैं कि व्हील का टायर कितना झुका हुआ है, कितनी लेफ़्ट साइड की ओर झुका है, कितना राइट साइड की ओर झुका है, तो वो हमारा टो इन टो आउट को बताता है। ठीक है, कैम्बर एंगल की बात कर रहे हैं, जब हम लोग सामने से देखते हैं, तो सामने से देखने के कारण क्या होता है, व्हील का कुछ बाहर की ओर झुका हुआ दिखाई देता है, तो केंद्र रेखा से जितना झुकाव होता है वो कैम्बर देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, जब हम लोग उसको सामने से देख रहे हैं तो ये सेंट्रल लाइन है, और जो हमारा टायर है वो इस तरीके से झुका हुआ है। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ के बीच का जो एंगल है ये बनता है, यही एंगल हमारा कहलाता है कैम्बर एंगल। ठीक है, अगर व्हील सीधा होगा तो यही सेंट्रल लाइन होगी, यही हमारी वर्टिकल लाइन होगी, केंद्र की रेखा, और टायर की लाइन भी यही होगी, तो एंगल 0 हो जाएगा, कैम्बर एंगल। और अगर ये टायर अगर इस तरीके से टर्न कर जाए तो ये हमारा कैम्बर एंगल हो जाएगा, ये पॉजिटिव कैम्बर एंगल हो जाएगा। और अगर टायर हमारा इस तरीके से टर्न कर जाए, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है, टायर हमारा इस तरीके से टर्न कर जाए अंदर की ओर, तो ये कैम्बर एंगल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ ध्यान रखें व्हील अलाइनमेंट में, जब हम इसको टायर को आगे से देख रहे हैं, और आगे वाली व्हील की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, अब किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे वाले ये दोनों टायर हैं, ठीक है, आगे वाले ये दोनों टायर किससे जुड़े हैं, ये क्या है, एक्सल से जुड़े हैं। अब बेटा आगे वाले जो टायर्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, आगे के जो दोनों टायर्स होते हैं वो एक्सल के थ्रू जुड़े होते हैं, और ये जो एक्सल होता है वो कहलाता है डेड एक्सल, क्योंकि एक्सल का कोई काम नहीं होता, केवल व्हील्स को सपोर्ट करना और व्हील्स को मूव कराना, ये काम होता है। इसीलिए जो आगे के ये क्या है, ये जो लगा है ये क्या है, डेड एक्सल है। ठीक है, ये हमारा डेड एक्सल है, ये आगे के व्हील्स में लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आगे की ओर लगे होते हैं, और ये क्या होता है, दोनों व्हील्स पे जुड़े होते हैं। ठीक है, और आगे जब ये दोनों व्हील्स पे जुड़े होते हैं तो ये स्टब एक्सल के थ्रू जुड़े होते हैं। स्टब एक्सल इस तरीके का शेप आप लोग देखिए, यहाँ पर ये शेप बना हुआ है, ये शेप, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर स्टब एक्सल बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सल है, डेड एक्सल, ये स्टब के साथ जुड़ा होता है, और जो स्टब के संग जुड़ा होता है नकल जॉइंट के थ्रू हमारे जुड़ा होता है, दोनों साइड पे, दोनों टायर्स पे। ठीक है, तो इनको जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जोड़ बनाया जाता है वो उन दोनों को जोड़ने के लिए, एक्सल को, डेड एक्सल को, और ये जो हमारा होता है स्टब एक्सल, इन दोनों को जोड़ने के लिए नकल जोड़ का जो प्रयोग करते हैं, उसमें जो पिन का यूज़ किया जाता है वो हमारा कहलाता है किंग पिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज़ों को। ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये जो एक्सल, इसके ऊपर स्प्रिंग लगाई गई है।
ठीक है। केवल ध्यान रखें स्प्रिंग का काम क्या होता है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अगले व्हील में डेड एक्सल का प्रयोग किया जाता है। इस एक्सेल पर नमन और मरोड़ प्रतिबल कार्य करते हैं। इस पर क्या होता है, बेंडिंग आती है और टॉर्जन स्ट्रेसेस आते हैं, इसलिए मध्य में से आई आकार या किनारे पर वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार काट का बनाया जाता है। डेड एक्सेल के सिरों पर एक नकल जॉइंट बना होता है, इस जॉइंट पर स्टब एक्सेल लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो हमारे डेड एक्सेल होते हैं उनके सिरे पर क्या होता है, हमारा स्टब एक्सेल लगा होता है, जो कि हमारा जॉइंट के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, अगला पहिया जब स्टब एक्सेल पर ही लगाया जाता है। डेड एक्सेल और स्टब एक्सेल के मध्य नकल जोड़ने के लिए जिस पिन का प्रयोग किया तो वो किंग पिन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो पिन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्टेट में देख लीजिएगा, ये क्या, ये पिन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये नकल जोड़ जो बना रहा है हमारा स्टब एक्सेल और डेड एक्सेल के बीच में, वो हमारा किंग पिन जो यूज़ की जा रही है जोड़ने के लिए, वो हमारी कहला रही है किंग पिन। ठीक है, यही किंग पिन जब हमारी वर्टिकल से झुक जाती है, ये सीधी है इस समय तो किंग पिन है, इसका इंक्लिनेशन 0 है। अगर ये हमारी इधर से और झुक जाएगी तो इधर किंग पिन इंक्लिनेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किंग पिन की अक्ष के साथ और ऊर्ध्व रेखा के मध्य बनने वाला कोण किंग पिन झुकाव कहलाता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये टायर हमारा इधर की ओर झुका हुआ है, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ये क्या है, ये कैम्बर की लाइन हो गई, कैम्बर लाइन हो गई। ठीक है, और ये जो एंगल होता है जो स्टीयरिंग सिस्टम के साथ अटैच होता है, ठीक है, इस स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जो एंगल अटैच होता है तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये हमारा कहलाता है थीटा एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक बेटा, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कैस्टर एंगल। ठीक है, कैस्टर एंगल क्या होता है, जब हम व्हील को सामने से, साइड से देख रहे हैं, सामने से नहीं साइड से देख रहे हैं, तो साइड से देखेंगे तो कैसा गोल नज़र आएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने बात करी थी टू इन टू आउट था, तो हम लोग उसको ऊपर से देख रहे थे, व्हील को ऊपर से। ठीक है, जब हमारे कैम्बर एंगल था तब हम लोग उसे आगे से देख रहे थे, व्हील को, पहिए को आगे से देख रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कैस्टर एंगल, तो कैस्टर एंगल में जब व्हील को साइड से देख रहे हैं, तीसरा साइड हो गया हमारा साइड व्यू, बगल से देख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, व्हील हमारा गोल गोल नजर आएगा। ठीक है, तो वाहन को बगल से देखने पर किंग पिन का ऊर्ध्व के साथ जो झुकाव होता है वो कैस्टर। अब देख लीजिए क्या होता है कि ये हमारा व्हील इस तरीके से नज़र आता है जब हम लोग देखते हैं साइड से। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टीयरिंग इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वर्टिकल लाइन हो गई, ऊर्ध्व रेखा हो गई। इसमें क्या हो गया कि जब हमारा क्या होगा कि किंग, ये हमारा इधर की ओर होगा और ये जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो हमारा आगे की ओर झुका होगा। ठीक है ना, ये हमारी वर्टिकल लाइन से, तो ये एंगल जो हमारा जो कहलाएगा कैस्टर एंगल कहलाएगा। ठीक है, और इसका झुकाव सीधे डायरेक्शन में होता है, आगे की ओर झुका होता है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम, तो ये हमारा पॉजिटिव कैस्टर एंगल होता है। ठीक है, और यही अगर जो व्हील है इस पर जो स्टीयरिंग सिस्टम अगर इस तरीके से लगा है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल भी हमारा कैस्टर एंगल होगा, लेकिन ये नेगेटिव कैस्टर एंगल होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हमारा स्टीयरिंग सिस्टम सीधा है, यही वर्टिकल लाइन है, तो 0 कैस्टर एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वाहन को बगल में से देखने पर किंग पिन का ऊर्ध्व के साथ झुकाव कैस्टर कहलाता है। यदि किंग पिन के नीचे का भाग आगे तथा ऊपर का भाग पीछे झुका है तो पिन की अक्ष व्हील से आगे रहती है, इसे पॉजिटिव कैस्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग, ये हमारे स्टीयरिंग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए स्टीयरिंग सिस्टम की लाइन है, ये ऊर्ध्व रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल हमारा हो जाएगा कैस्टर एंगल और ये पॉजिटिव कैस्टर एंगल होगा। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे होती, ठीक है, यहाँ पे स्टीयरिंग सिस्टम ऐसे लगा होता, ये वर्टिकल होता, तो ये थीटा एंगल हमारा नेगेटिव कैस्टर होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों को। ये हमारे व्हील अलाइनमेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है व्हील बैलेंसिंग। ठीक है, व्हील का संतुलन कैसे होता है। आधुनिक वाहनों में अधिक गतियों और पहियों का व्यास छोटा होने के कारण इन पहियों का संतुलन और भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि व्हील की बैलेंसिंग होगी तो जो हमारा व्हीकल है वो सही तरीके से चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, व्हीकल्स की जो जैसे जैसे व्हीकल बनाए जाते हैं, वाहन बनाए जाते हैं, बाइक्स बनती हैं, कार बनती हैं, ट्रक्स बनते हैं, तो उनके जो व्हील्स बनाए जाते हैं उन्हीं आकार के बनाए जाते हैं। किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो जब छोटे और बड़े होंगे तो उनका जो बैलेंसिंग है वो उसी हिसाब से होगा।
ठीक है। बैलेंसिंग दो तरीके की होती है, आप लोग देख लीजिएगा। व्हील का जो संतुलन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन संतुलन होता है? पहला होता है हमारा स्थैतिक संतुलन, ठीक है। पहला क्या होता है? स्थैतिक संतुलन। पहिए को किसी घर्षणहीन हब पर चढ़ा दीजिए, यदि पहिया किसी भी स्थिति में रुक जाए तो ये स्थैतिक संतुलन होता है। इसके विपरीत पहिया घूमकर प्रत्येक बार यदि किसी भी एक ही स्थिति में रुकता है तो ये पहिया स्थैतिक संतुलन में नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें क्लियर होगी सब आपको। ये हम लोग कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग, ठीक है। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है कि जब भी पहिया हमारा कहीं पर भी किसी भी कंडीशन पर रुक जाए, ठीक है, घर्षणहीन हब लगाने पर, किसी भी हब लगाने पर पहिया यदि किसी भी स्थिति पर रुक जाता है तो हमारे स्टैटिक बैलेंसिंग हम लोग स्थैतिक संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, दूसरा जो टाइप होता है गति संतुलन। गति संतुलन क्या होता है? गति संतुलन व्हील का समस्त भार केंद्रीय तल के दोनों ओर समान रूप से वितरित होना चाहिए, ठीक है। जो गति संतुलन होता है उसमें क्या होता है कि व्हील का जो टोटल वेट होता है वो केंद्रीय तल होती है, सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लेवल होती है, उनके दोनों तरफ हमारा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा ना होने पर गति पर पहुंचने के बाद, एक गति पहुंचने के बाद वाहन कंपन करने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। व्हील बैलेंसिंग हमारी ये हो गई हमारी काइनेटिक बैलेंसिंग, ठीक है। काइनेटिक बैलेंसिंग हो गई, ऊपर वाली स्टैटिक बैलेंसिंग थी। तो ये दो टाइप्स की आपकी बैलेंसिंग होती है, व्हील बैलेंसिंग, जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो जितने टॉपिक्स मैंने कराए हैं, ठीक है बेटा, हाइड्रोलिक क्लच, कोन क्लचेस, ठीक है, साथ साथ हम व्हील बैलेंसिंग हो गई, टायर्स हो गए और व्हील हो गई, व्हील्स के टाइप्स हो गए। तो अगर इतने चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्ज़ाम में। और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिएगा ताकि इन चीज़ों को पढ़ ले। और बाकी टॉपिक्स मैंने ट्रांसमिशन सिस्टम जो चैप्टर 2 है आपका, उससे मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर कर दिया है। आप लोग पुरानी वीडियोस को जाकर देखिए, उससे समझिए, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।